दोस्तों नमस्कार। आइए आज हम लोग बिहार के इतिहास की संपूर्ण जानकारी लेंगे, वो भी एमसीक्यू के माध्यम से। आप लोग जानते हैं कि जो पीटी 68 होने वाला है, बीपीएससी का पीटी होने वाला है, वो उसमें बहुत ही कम समय रह गया है, बहुत ही कम समय रह गया है। तो हम लोग पूरे बिहार के इतिहास को, इसमें लगभग 300 प्लस क्वेश्चन होंगे, तो हम लोग इसको 3 वीडियो के माध्यम से पूरे बिहार के और जो भी इतिहास है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है, मगध साम्राज्य में कालिंग का सर्वप्रथम विलय किस शासक ने किया था? तो आंसर हो जाएगा महापद्म नंद। बिहार क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस में मिलती है? तो ये हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण में। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने बिहार की यात्रा की थी? तो इसमें फायान भी करते हैं, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आते हैं। मेगास्थनीज, ये भी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में बिहार की यात्रा करते हैं। तीसरा वेनसांग, ये भी हर्षवर्धन के समय में बिहार की यात्रा करते हैं। तो इस तरह आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला जो क्वेश्चन है वो है, बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1922 में अधिवेशन हुआ था? तो ये जो हुआ था वो गया में हुआ है। बिहार में टोटल 3 अधिवेशन हुआ है ना। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? तो ये खुद शेरशाह ने ही करवाया था। दूसरी बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई थी? तो ये वैशाली में। टोटल 4 बौद्ध संगति आयोजित होता है। पहला जो होता है वो बोधगया में, ठीक है। दूसरा बोधगया में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, चौथा और कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन में, जो जम्मू कश्मीर में है। तो इस तरह 4 आयोजन हुआ था, संगति हुई थी। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल चौसा बिहार के किस जिले में है? तो ये है बक्सर जिले में। जो अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान निम्नलिखित में से कहाँ है? तो ये है सिताब दियारा, जो सिताब दियारा में है। अगला क्वेश्चन, पटना गोलघर की स्थापना किसने की थी? तो पटना में जो गोलघर है उसका स्थापना जॉन गॉस्टिन ने की थी। पूर्वी चंपारण जिले में केसरिया नामक स्थान से निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो ये जो हुआ है ये बौद्ध धर्म से हुआ है। कौन से धर्म से पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो बौद्ध धर्म से। कहाँ से? तो पूर्वी चंपारण से। 1912 ईस्वी में, अगला क्वेश्चन है, 1912 ईस्वी में बिहार में सर्वप्रथम कांग्रेस का अधिवेशन निम्नलिखित में से कहाँ पर हुआ था? तो ये जो हुआ था वो बांकीपुर में हुआ था। निम्नलिखित में से किसका संबंध चंपारण सत्याग्रह से नहीं था? तो चंपारण सत्याग्रह में किसका संबंध नहीं है? तो जयप्रकाश नारायण का। अगला जो क्वेश्चन है, अगला है कि गांधी जी किसके आग्रह पर चंपारण आए थे? तो ये है राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर। 1942 के आंदोलन के दौरान बिहार के किस जिले को कुख्यात जिला घोषित किया गया था? तो यह है सारण जिला को कुख्यात घोषित किया गया था 1942 में। बिहार में धातु प्रस्तरयुगीन अवशेष मिलते हैं। धातु प्रस्तरयुगीन मतलब ताम्र प्रसारक युगीन, और कहाँ से मिलते हैं? जो अवशेष मिलते हैं ये है, और इसमें लौरिया और राज्य चंपारण ये यहाँ से भी मिलते हैं, नंदनगढ़ यहाँ से भी मिलते हैं, रामपुरवा यहाँ से भी मिलते हैं, अशोक का स्तंभ मिलते हैं। तो इस तरह आंसर जो हो जाएगा उपयुक्त सभी तीनों जगह से मिलते हैं। पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। पाल शासकों की जानकारी मिलती है तो ये कहाँ से मिलती है? तो देवपाल के मुंगेर अभिलेख से यहाँ से बिल्कुल मिलती है। नारायण पाल का भागलपुर ताम्रपत्राभिलेख से यहाँ से भी मिलता है। महिपाल प्रथम के नालंदा एवं मुजफ्फरपुर अभिलेख से यहाँ से भी मिलता है। तो आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन
साहित्यिक स्रोत है? बिहार के लिए सबसे प्राचीन साहित्यिक स्रोत क्या है? तो ये है अथर्ववेद। कौन सा है? तो अथर्ववेद। बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है, तो किससे मिलती है? तो ये एक बौद्ध ग्रंथ है, अंगुत्तर निकाय, यहाँ से मिलती है। ठीक है। बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाले पुरातत्ववेत्ता थे, तो कौन थे? तो ये कनिंघम थे। कनिंघम कौन थे? तो कनिंघम। नालंदा में स्थित बड़ा गांव नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया था? तो ये जो लगाए थे ये मैकेंजी ने लगाया था। किसने लगाया था? मैकेंजी ने। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने बिहार में खोज की थी। तब बिहार में क्या खोज किए थे ये? तो ये उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। क्या क्या देख लेते हैं। केसरिया स्तूप जो चंपारण में है, लौरिया अरेराज का अशोक स्तंभ, और बसाढ़ के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल। तो ये सभी किसने खोज किया था? तो कनिंघम ने खोज किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विदेह के राजा जनक। विदेह के राजा कौन थे? तो जनक थे। जनक ने निष्क या सुवर्ण या सतनाम उपहार में दिए, यह कहाँ वर्णित है? यह कहाँ वर्णित है? तो यह है बृहदारण्य उपनिषद में। कहाँ पर वर्णित है? तो बृहदारण्य उपनिषद में। बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेख की लिपि क्या है? बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेख। ठीक है। तो मौर्य अभिलेख की प्रकृति क्या है? तो यह है ब्राह्मी। अगला जो क्वेश्चन है, मुल्ला बहबहानी यात्री थे। मुल्ला बहबहानी यात्री थे। तो ये कहाँ से यात्री थे? कहाँ के यात्री थे मुल्ला बहबहानी? तो ये ईरानी यात्री थे, ईरान के थे। अवसर गया से एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है। इसके दीवारों पर कथा दृश्य अंकित है। किसके कथा दृश्य अंकित है? जो ये अवसर गया में है, यहाँ पे एक मंदिर है, उसके भग्नावशेष पर प्राप्त जो दीवारों पर कथा वर्णित है वो क्या कथा है? तो रामायण की कथा है। बिहार में आदि मानव के उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो ये जो आरंभिक साक्ष्य होते हैं आदि मानव का बिहार में, वो मुंगेर एवं नालंदा से प्राप्त होते हैं आरंभिक साक्ष्य। ठीक है। बिहार में चिरांद जो कि सारण में पड़ता है एवं चेचर वैशाली से किस युग के अवशेष प्राप्त होते हैं? तो ये जो होता है ना, बिहार में चिरांद और चेचर वैशाली से, यहाँ से लगभग सभी, यहाँ से नवप्रस्तर युग के जो सभी अवशेष मिलते हैं वो नवप्रस्तर युग के होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, बिहार में ताम्रपाषाण युगीन के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये चिरांद से भी मिलते हैं, ताम्र प्रशस्तर युग। ठीक है। तो ये चिरांद से भी मिलते हैं, चेचर वैशाली से भी मिलते हैं, सोनपुर एवं मनेर से भी मिलते हैं। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। तो ये बताना है कि बिहार के पूर्वी भारत में, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था? तो इसमें उत्तर हो जाएगा उत्तर वैदिक काल में। तो कब हुआ था? तो उत्तर वैदिक काल। ये अनुमान लगाया गया है, अनुमानतः है कि उत्तर वैदिक काल में ही जो आर्य होते हैं वो बिहार सहित पूर्वी भारत में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था। क्या सहायक था? उनके जो आर्यों का जो विस्तार होता है भारत में, उसमें उनको क्या सहायता होता है? तो लोहे के उपयोग का सहायक मिलता है। लोहे के उपयोग का सहायता मिलता है राज्य विस्तार करने में। श्रुति तथा किंवदंती के अनुसार महाभारत युग के समय बिहार में दो मुख्य राज्य कौन कौन से थे? तो दो मुख्य राज्य कौन कौन होते हैं? तो मगध तथा विदेह। अगला जो क्वेश्चन है वो है 32 का। अगला क्वेश्चन है, वेद के किस ग्रंथ में
बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास के साक्ष्य मिलते हैं। तो ये जो है वो शतपथ ब्राह्मण में मिलते हैं। हम लोग पहले भी देखे हैं, जो बिहार का पहला उल्लेख मिलता है तो कहाँ मिलता है, तो शतपथ ब्राह्मण में ही मिलता है। अगला जो क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यावर्त के बाहर था तथा अनार्य जाति के लोगों का आवास स्थल रहा है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, ये आवास स्थल रहा है तो ये है मगध हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर इसका मगध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? तो ये कौन है, तो विदेह हो जाएगा। कौन सा है, तो विदेह हो जाएगा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कब की घटना है, तो 36 शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 जनपदों का उदय हुआ है। इनमें कितने महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्रों में स्थित है? तो ये टोटल 3 है। ठीक है, टोटल 3 होते हैं जो बिहार में होते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो यहाँ पर स्थित नहीं है पूछ रहा है, तो इसमें वत्स हो जाएगा। वत्स जो उस समय बिहार में नहीं था। बिहार में कौन कौन थे, तो अंग था, वजी था और मगध था। वजी जो था ना, एक गणतंत्र का उस समय कहा जाता है कि जो वजी में 8 गणतंत्रों का एक समूह था वजी। अगला जो क्वेश्चन है वो है, बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था? तो अंग जो महाजनपद था वो किस क्षेत्र में था? तो वो था भागलपुर तथा मुंगेर के क्षेत्र में। कहाँ था, तो भागलपुर और मुंगेर के क्षेत्र में। और इसमें देख सकते हैं जो अंग हो गया भागलपुर मुंगेर में, मगध जो हो गया आज का जो गया और नालंदा वाला क्षेत्र है ये हो जाएगा पटना नालंदा गया वाला क्षेत्र, और जो वजी हो जाएगा ये वैशाली उत्तरी बिहार में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह 3 अंग महाजनपद की राजधानी थी। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, तो ये थी चंपा। अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा। बिहार के पटना तथा गया का जिला किस महाजनपद में सम्मिलित था? तभी हम लोग ने देखा ये मगध में था। किस में था, तो मगध में। मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती थी? ये कह रहा है कि जो मगध है वो अंग है। जो मगध और अंग महाजनपद थे उनको कौन सी नदी पृथक करती है? तो ये नदी जो थी ये चंपा नदी थी। कौन सी नदी थी, चंपा नदी। बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था जो गणतंत्र वाला था? ये है वजी। कौन सा, तो वजी। अगला जो क्वेश्चन है वो है, वजी संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था? वजी संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था? तो ये हो जाएगा चेदी वजी में नहीं था, यानी लिच्छवी, ज्ञातक और विदेह ये तीनों वजी संघ में सम्मिलित थे। वजी संघ की राजधानी कहाँ थी? वजी संघ की राजधानी कहाँ थी, तो ये है वैशाली में थी। वजी संघ की राजधानी वैशाली थी। बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद में गणतंत्र था? तो ये है वजी महाजनपद में। वजी महाजनपद में गणतंत्र था 8 राज्यों की, जिसमें से लिच्छवी एक राज्य था। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? विश्व की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था कहाँ थी? तो ये थी वैशाली में। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में एक था। क्या, एक था? तो इसमें हम लोग जो देखते हैं अंग जो था जनपद था, बाकी ये लोग राजधानी थी। महाजनपद युग में पावापुरी किसकी राजधानी थी? तो ये मलगण राज्य की राजधानी थी। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें एवं अंतिम तीर्थकर महावीर का जन्म
कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था कुंडलग्राम में। कहाँ हुआ था? तो कुंडलग्राम में। महावीर के जन्म स्थल कुंडलग्राम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये है किस जिले में स्थित है? तो ये वैशाली में स्थित है। कुंडलग्राम कहाँ था? तो वैशाली में। महावीर स्वामी की माता त्रिशला, महावीर स्वामी की माता कौन थी? तो त्रिशला राजकुमारी थी। कहाँ की? तो ये थी लिच्छवी की। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे? तो अपना अंतिम उपदेश जो देते हैं ये पावापुरी में देते हैं। कहाँ देते हैं? तो पावापुरी में। अगला जो क्वेश्चन है, महावीर की मृत्यु निर्वाण हुई थी, कहाँ हुई थी? तो ये पावापुरी में, और यहीं पर इनका अंतिम उपदेश भी ये देते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, प्रथम जैन संगति का आयोजन हुआ था, कहाँ हुआ था? तो ये पाटलिपुत्र में। टोटल 2 संगति होते हैं जैन धर्म में, और बौद्ध में 4 संगति होता है। प्रथम जैन संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पहला आयोजन हुआ था जैन संगति का। अगला क्वेश्चन है, प्रथम जैन संगति की अध्यक्षता किसने की थी? प्रथम जैन संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये स्थूलभद्र ने की थी। अगला जो क्वेश्चन है वह है, प्रथम जैन संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था, और जिसके कार्य हुए थे। तो पहला जो जैन संगति हुआ था वो पाटलिपुत्र में हुआ था। तो इस संगति में क्या क्या हुआ था? तो इसमें जो हुआ था, ये जैन धर्म का दो भाग श्वेतांबर एवं दिगंबर में विभाजन हुआ था। क्या हुआ था पहला संगति में? तो पहले संगति में ही श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजन हुआ था। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम गए, कहाँ गए थे? तो ये वैशाली के समीप अल्लार कलार के आश्रम में गए थे, जो इनके प्रथम गुरु भी होते हैं। गौतम बुद्ध को किस स्थान पर कौंडिल्य और 5 ब्राह्मण मिलते हैं? तो ये उरुवेला में, जिसको गया उरुवेला में, जिसको बोध गया भी बोलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो ये जो हुई थी निरंजना नदी के किनारे हुई थी। अगला क्वेश्चन है, राजगृह के आयोजित प्रथम बौद्ध संगति में कौन से कार्य हुए थे? जो राजगीर में प्रथम बौद्ध संगति हुआ था उसमें क्या कार्य हुआ था? तो उसमें जो हुआ था, ये बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सूत और विनय पिटक के रूप में हुआ था। बुद्ध की जो भी शिक्षाएं थी उनका संकलन हुआ था सूत एवं और विनय पिटक में। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन जो वैशाली में हुआ था, इसमें किए गए कार्य क्या थे? तो वैशाली में जो हुआ था उसमें क्या कार्य किए गए थे? तो इसमें जो कार्य होते हैं वो बौद्ध धर्म 2 भागों अस्थावीर और महासंघिक के रूप में विभाजित हुआ था। इसमें दूसरे संगति में बौद्ध धर्म विभाजित होता है, और जैन धर्म पहले ही संगति में 2 भागों में श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित हो जाता है। तुलना भी करके कभी कभी पढ़ा जाता है, जिससे याद हो जाता है। तीसरा, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। इसमें किए गए कार्य क्या थे? तो तीसरे में जो कार्य किया गया था वो कुछ कठोर नियम बनाए गए और तथा अभिधम पिटक का संकलन हुआ था। कुछ कठोर नियम बनाए गए थे और अभिधम पिटक का संकलन हुआ था। अगला जो क्वेश्चन होता है वो क्या है, निम्नांकित में से किस नगर से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा है? तो इसमें बोध गया, राजगीर और वैशाली तीनों जगह से उनका घनिष्ठ संबंध रहा है। तो इसलिए आंसर जो हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा।
महाबुध, अगला जो क्वेश्चन है, महाबुध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारणों की भविष्यवाणी की थी, उनमें सम्मिलित थी, क्या थे? तो बाढ़ भी था, ठीक है, अग्नि भी था और आंतरिक कलह था, तो ये तीनों थे, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक। महात्मा बुद्ध का पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश था महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश था, तो कौन था? तो बृहद्रथ था। बृहद्रथ वंश पहला सर्वप्रथम राजवंश होता है। मगध जनपद का संस्थापक है, कौन है? तो पहला आंसर हो जाएगा बृहद्रथ तथा जरासंध। मगध, अगला क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक। तो वास्तविक संस्थापक जब भी पूछे तो बिंबिसार आंसर करेंगे। किसको करेंगे? तो बिंबिसार को। अगला क्वेश्चन है, बिंबिसार और अजातशत्रु किस वंश का था? तो किस वंश का था? तो ये हर्यक वंश से। बिंबिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया था? तो कौशला देवी, चेलना और खेमा, उपयुक्त सभी से इन तीनों रानियों से विवाह किया था। बिंबिसार ने बृहद्रथ को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था? तो ये जो बिंबिसार ने बृहद्रथ को हरा के जो राज्य जीता था वो है अंग जनपद को जीत लिया था। हर्यक वंश का दूसरा शासक था अजातशत्रु। कौन था? तो अजातशत्रु। राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना किस मगध शासक ने की? तो ये हो जाएगा उत्तर अजातशत्रु। अगला जो क्वेश्चन है वो है वज्जीशंख। क्या? तो वज्जीशंख के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक था, तो कौन था? तो इसका भी उत्तर अजातशत्रु हो जाएगा। अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी आम्रपाली कहाँ की थी? तो ये वैशाली की थी। अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम रथमुसल तथा महाशिला कंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया? तो ये है लिच्छवी को जीतने के लिए किया था। किसको जीतने के लिए? तो लिच्छवी को जीतने के लिए। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो किस शताब्दी में हुआ था? तो ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी में, जब गौतम बुद्ध का काल होता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? तो किस शासक ने पाटलिपुत्र नगर का स्थापना किया था? तो ये हो जाता है उदयन जो है वो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया था। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन होता है? तो ये होता है नागदशक। इसके बाद नंद वंश आएगा। हर्यक वंश के इसके बाद नंद वंश नहीं आएगा, शिशुनाग वंश आएगा। हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई थी? तो ये शिशुनाग वंश। सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने गिरिव्रज मतलब राजगृह के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया था? तो वैशाली को राजधानी बनाने वाले कौन होते हैं? तो ये होते हैं शिशुनाग। अगला जो क्वेश्चन है वो है द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये दूसरा जो होता है ये कालाशोक के शासनकाल में होता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये वैशाली में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता की थी, किसने की थी? तो द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता सभा कामिनी की थी।
मगध के किस शासक को कली का अंश परशुराम अवतार व क्षत्रियों का नाशक सर्वछत्रांक एक एम चक्षक छत्र एक राट कहा गया है? तो ये सब जो कहा गया है ये महापद्म नंद को कहा गया है, ये जो एक शूद्र शासक होते हैं, पहले शूद्र शासक होते हैं। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगति का शासन किसके शासनकाल में हुआ था? और तो ये होता है अजातशत्रु के शासनकाल में पहले बौद्ध संगति का आयोजन होता है। अगला जो क्वेश्चन है ये है प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये राजगृह में हुआ था, गिरिवज्र। प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रथम बौद्ध संगति की स्थापना किसने की थी? तो महाकश्यप ने किया था। मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किया था, किसने किया था सर्वप्रथम? तो महापद्म नंद ने किया था। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? सिकंदर जब महान आया था उस समय मगध का शासक कौन था? तो ये था धनानंद। कौन था? तो धनानंद था। धनानंद सिकंदर के समकालीन था। अगला क्वेश्चन जो है वो है चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त की? तो ये तो एक ही है जो चाणक्य होते हैं, इनको समुद्रगुप्त भी कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन हुआ था। मेगास्थनी का पाटलिपुत्र में आगमन कब हुआ था? तो ये 315 ईस्वी पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक था। तो कौन शासक चंद्रगुप्त के दरबार में मेगास्थनीज को भेजा था? तो ये सेल्यूकस राजा ने भेजा था, सेल्यूकस ने भेजा था। किस शासक के शासनकाल के समय मगध में 12 वर्ष का भीषण अकाल आया था? तो 12 वर्ष का भीषण अकाल किसके शासनकाल में आया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही आया था। अगला जो क्वेश्चन है वो है चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो ये चाणक्य थे। किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा गया है? तो किससे मुक्ति दिलाने के कारण? तो यूनानियों से चंद्रगुप्त मौर्य ने मुक्ति दिलाया था। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है इंडिका बुक में पाटलिपुत्र के प्रशासन का और स्रोत उपलब्ध है, वर्णन उपलब्ध है। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम क्या था? तो इंडिका था, जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है। अगला जो क्वेश्चन है वो है पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है? तो ये मेगास्थनीज हो जाएगा आंसर इसका। मेगास्थनीज के इंडिका बुक में पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन है। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक बना। कौन मौर्य साम्राज्य का शासन बना? तो ये बिंदुसार बना। एक बिंबिसार होता है वो नहीं, बिंबिसार जो होता है वो मगध का प्रथम स्थापना करने वाला शासक होता है, लेकिन यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य वंश का और जो है अगला मौर्य वंश का अगला शासक जो बिंदुसार होता है। किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पिंगलवत्स रहता था? तो किसके शासनकाल में रहता था? ये बिंदुसार के शासनकाल में रहता था, जो एक मौर्य शासक था। अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध का उल्लेख मिलता है। कहाँ से मिलता है? तो ये 13वें शिलालेख में मिलता है। जो अशोक का 13वां शिलालेख होता है
उसमें मिलता है। अगला क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगति की आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये अशोक के शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये जो अध्यक्षता जो करते हैं वो कौन होते हैं? तो ये मोगलीपुत्र तीस्त होते हैं। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था तृतीय? तो ये पाटलिपुत्र में होता है। तृतीय संगति कहाँ होता है? तो पाटलिपुत्र में होता है। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ था? तो तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ था? 251 ईसा पूर्व में। किस युद्ध में हुए भारी तबाही तथा जान माल की हानि को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ? उसने युद्ध नीति त्याग कर धम्म नीति की घोषणा की। तो ये किस युद्ध में होता है? कलिंग युद्ध में होता है। कलिंग युद्ध में होता है। अगला जो क्वेश्चन होता है, अशोक का धम्म था। अशोक का धम्म क्या था? तो नैतिक आचार संहिता था। नैतिक आचार संहिता। अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुए हैं? तो बिहार के किस जिले से प्राप्त हुए हैं? तो चंपारण जिले से प्राप्त हुए हैं। बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं हैं। कौन सा बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख में नहीं है? तो ये रोमनदेही जो है ये बिहार से प्राप्त नहीं हुआ है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांतों का उल्लेख मिलता है। प्राची या प्राची प्रांत पूर्वी प्रदेश की राजधानी थी। ये कौन थे? तो पाटलिपुत्र। अगला जो क्वेश्चन होता है वो है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। किससे बना था? तो लकड़ी का। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का राज्य प्रसाद स्थित था। चंद्रगुप्त का राज्य प्रसाद कहाँ स्थित था? तो ये कुम्हार जो कि पटना में है। किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य प्रसाद के बारे में कहा था कि इसकी शान शौकत का मुकाबला न तो सुसा और न एक बेतना कर सकते हैं? तो ये किसने कहा था? तो एरियन ने कहा था। किसने कहा था? तो एरियन ने। चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य प्रसाद के बारे में किसने कहा था? यह प्रसाद मानव कृति नहीं वरन देवों द्वारा निर्मित है। तो ये फाहियान ने कहा था। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? तो ये जो करवाया था ये अशोक ने करवाया था। पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किया गया है। तो ये किसने किया है? तो मेगास्थनीज ने किया है। किसने किया है? तो मेगास्थनीज ने। वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है वो कौन सा स्तंभ है? तो भाब्रू स्तंभ है। भाब्रू स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। मौर्य वंश के उपरांत मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? तो मौर्य वंश के बाद मगध पर किसका शासन स्थापित होगा? तो ये होगा शुंग वंश का। अगला जो क्वेश्चन है वो है, आज हम लोग 120 तक ही केवल देखेंगे। शुंग वंश का संस्थापक था तो कौन? पुष्यमित्र था। पुष्यमित्र। तो कल से हम लोग अगला देखेंगे। आज तक इतना ही देखेंगे। वो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगले जो इसका अगला भाग है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेके तुरंत आएंगे, जल्दी बना के लाएंगे।